हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। टू स्टूडेंट, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग तैयार होंगे क्लास को लेने के लिए। तो चलिए हम आपको क्लास 10th का वन शॉट मीन्स फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, इससे पहले आप ये क्लास देंगे आपको। इसके बाद 12th वालों को हम न्यूमेरिकल सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, पहले आप 10th की क्लास ले लीजिए, फिर एक दिन के बाद हम आपको 12th की क्लास देंगे। ठीक है, फिजिक्स की, और उसमें हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे। तो कक्षा 10 का ये फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या मींस रियल नंबर्स, इसके विषय हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आज हम खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, वन शॉट मींस कहने का तात्पर्य हो जितने चैप्टर हैं उनका हम सब वन शॉट देंगे। एक ही क्लास में हम सब पूरा चैप्टर को फिनिश किया करेंगे, और जिससे आपको रिवीजन करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और क्लास को लाइक करिएगा तो हमें पता चलेगा हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, या पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, तो उससे हमें पता चलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होती हैं, तो इसके विषय में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में बता देते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये होती q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स q जीरो के बराबर ना हो। वे संख्या जो p बटा q के रूप में मीन्स अंश बटा हर के रूप में लिखी हो। p बटा q का मतलब ये होता है अंश बटा हर। जैसे 5 लिखा हुआ 5 बटा 2, तो हमारे क्या p अपान क्यू के रूप का है। 7 अपान 3 ये भी हमारा क्यू के p अपान क्यू के रूप का है। और यदि कहीं पर मान लीजिए 7 लिखा, तो इसका हम बटा कोई हमारा नेचुरल नंबर उसका हम बटा 1 कर सकते हैं, तो ये भी हमारा p अपान क्यू के रूप का हो गया। तो ये भी हमारा क्या, ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ओके, तो कहने का तात्पर्य हुआ जो संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स हर का जो मान है, किसका, हर का, मीन्स p का मान जीरो हो सकता है लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है q का मान जीरो ना हो, और p का मान जीरो हो सकता है। जैसे मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ यदि हम 0/5 कर दें या 0/2 कर दें, तो ये सब हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पर p का मान जीरो है, q का मान जीरो नहीं है। अगर q का मान जीरो हो जाएगा तो ये हमारी किस कैटेगरी में चली जाएंगी, अपरिमेय में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य ये परिमेय हो गया। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय क्या होता है? वे सभी अभाज्य संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं और उनका वर्गमूल ना निकले, तो सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या मतलब अंडर रूट के अंदर, जैसे √2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो ये, और ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय होगी। √3, √5, √7, √11, √13, मतलब √17, √5, √3, √2, ये सब हमारी क्या होंगी, अपरिमेय। और इन्हीं को जब मिला लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय को जब हम मिला लेते हैं, तो यही मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या होंगी, मीन्स ये परिमेय जैसे 5/2 है, 7/1 है, 0.5 है, और √2, √3, √5, ये सभी जो संख्याएं हैं, ये जो समूह तैयार हुआ, इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए, इस सबसे पहले हम इसका आपको सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है, इसका क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस क्या क्या है? पहला है, पहले प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और इसी में हमें एलसीएम व एचसीएफ सीखना होगा। और दूसरी प्रश्नावली में किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय सिद्ध करना। प्रश्नावली फर्स्ट में मीन्स
प्रश्नावली एक में हम क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और वो जो संख्याएं होंगी उनका हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, और दूसरी प्रश्नावली में किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के विषय में बात करेंगे। कोई हमारी संख्या दी हुई होगी, उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो पहले बात तो वास्तविक संख्या क्या हुई, रियल नंबर्स क्या हुई, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के आपके प्रश्नावली में कितने टाइप के क्वेश्चन मुझसे करवाएंगे, टाइप वाइज करवाएंगे 160 में, और जिससे आपको रिवीजन करने के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय है नहीं है। अगर हम टाइप वाइज करवाएंगे तो आप क्या करेंगे आप अच्छी तरह से इसकी नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना लेंगे, जब आपको रिवाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 का अभाज्य गुणनखंड के विषय में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और क्लास को शेयर करिएगा जिससे और लोग भी लाभ उठा सके। चलिए देखिए, हम आपको पहली बात तो ये जान लीजिए किस बुक से पढ़ा रहे हैं, हम एनसीईआरटी से। पढ़ लो चाहे जिस बुक से, लेकिन क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, तो हम आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, और इसी से क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब डिजिट टू डिजिट मैच होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। मिस कहने का तात्पर्य हुआ वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर जो हमारा है, ये बुक हमारी देखिए एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी है, इसी से आपको पढ़ना है। इसमें क्या कह रहा है, पहला चैप्टर जो इसका दिया प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याओं का पहला चैप्टर जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप ये एनसीईआरटी ले लीजिएगा, ठीक है, अगर जरूरत हो तो हम भिजवा दें, लेकिन आ नहीं पाएगी आपके पास। ठीक है, तो करना क्या है, प्रश्नावली 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 किसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसमें 5 खंड दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको 1-2 बता देंगे और आप करिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है किसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, दिया है प्यारे बच्चों 140। क्या दिया है, 140 को, ये हमारी संख्या है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। कोई भी संख्या दी हुई होगी, कहेगा कि इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, हम आपको टाइप वाइज सिखा रहे हैं, आपको रटना नहीं है, कैसे क्या करना है वो हम देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें हैं सर, बातें ये हैं कि सबसे पहले विभाज्यता आनी चाहिए। 2 से विभाज्य कौन संख्या होती है, 3 से कौन होती है, ओके, 4 से 5 से कौन होती है, ठीक है, 3 से कौन होती है। तो सबसे पहले 2 से कौन संख्या विभाजित होती है, मतलब 2 से कौन संख्या विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। और 3 से कौन कटेगी, यदि किसी संख्या का योग 3 से कटता है, योग मतलब किसी संख्या का योग या जोड़ 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। और यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आता है तो वह संख्या 5 से कटेगी। ये आप पिछली कक्षा में आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखिए, इसके अंत में कितना आया, 0 आया। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए हों, उनमें से कोई भी एक अंक आया तो संख्या 2 से कटेगी। तो इसे 2 से काटिए, 2 7 14 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, एक कैरी इसे दे देगा, मीन्स एक हासिल दे देगा। ओके, तो 2 3 6, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसे देखिए, पहले छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, ये अब देखिए कि आपको दिख गई यार, ये 7 से कट रही है, 5 छोड़ तो 3 छोड़ तो, पहले दिख रहा है कि 35 आ गया, इसे पहले 7 से काटे, नहीं, आप पहले से देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कट गया, इसके बाद 3 से चेक करिए, क्या 3 से कट रही है क्या, तो 3 से हम क्या बताएं विभाज्यता के नियम में, यदि किसी संख्या का योग 3 से कट रहा हो तो संख्या 3 से कटेगी। बताओ इस संख्या 35 इसका योग करो, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। क्या 8 को यदि हम 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 5 से बताया गया कि यदि किस संख्या के अंत में 0 या 5 आया तो संख्या किससे कटती, 5 से कटेगी। तो 5 से काटिए, तो 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और फिर 7 हमारी है भाज्य संख्या, 7 से कटेगा। तो ये संख्या को हमें अब किसके रूप में व्यक्त करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 2 × 5 × 7। ओके, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप होगा। इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। ये हमारा किस रूप में है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया, बने रहिएगा। अगर आपको कम समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
और आपको ये हमारी क्लास कर लीजिएगा कौन सा, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा इसका देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है 156 का। 156 वह संख्या है, मीन्स एक 156 ऐसी संख्या है, इसका मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में से व्यक्त कर रहा है। तो चलिए, तो 2 से पहले 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, कैसे पता कर चलेगा, तो बताया गया यदि किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए हों, उनमें से कोई भी एक डिजिट आया हो तो वह संख्या में हमारी किससे कटेगी, 2 से। बताइए 0 2 4 6 8 में से 6 आया, अर्थात 2 से कटेगी। तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2 7 14 किससे दे दिया, 2 8 16 हो गया। फिर 8 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 9 18 हो जाएगा। फिर बताया गया, अब बताइए 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट हमारा नहीं है, अर्थात ये किससे 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से क्या बताया गया, यदि किसी संख्या का योग 3 से करते तो संख्या 3 से कटेगी। इसका योग देखिए 9 3 कितना होगा, 12 होगा। 9 3 12 होगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 12 3 से करता तो ये दी हुई संख्या भी 3 से कटेगी। 3 1 9 3 3 3 9। अब बताओ भाई 13 हमारी क्या है, 13 जो है हमारी अभाज्य संख्या, अर्थात 13 13 से कटेगा। इसे हमें किसके रूप में व्यक्त करना है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो 2 × 2 3 × 13, 2 स्क्वायर कर सकते, 2 × 2 को क्या कर सकते, 2 स्क्वायर, ये 3 × क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको पहला क्वेश्चन किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इस तरह कोई भी संख्या होगी आप आराम से उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी नोट्स बना के चलिएगा, ठीक है। टाइप वाइज करवाएंगे इसी तरह आपको बनाना, जिससे आपको एग्जाम में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, मीन्स रब कर देते हैं, या इरेज कर देते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। मतलब कि इसमें क्या पूर्णांक दिए हुए हैं, उनका क्या ज्ञात करवा रहा है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। मीन्स एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। मीन्स देसी भाषा में कहें, एचसीएफ का मतलब मासापा और एलसीएम का मतलब लासापा, ओके। तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हमने बचपन में पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। तो चलिए वो कौन सी दो युग्म का मतलब जोड़ा, दो संख्या पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, मतलब हमारे पूर्णांक दो दिए हुए हैं, उनके युग्म दिया हुआ है, उन युग्मों के क्या करना, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिद्ध करेंगे कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या है, बराबर होता है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन। दूसरा का पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 और 91, क्या दिया है, 26 और 91, 26 और 91, इसका क्या करना है, ये जो हमारा संख्या पूर्णांकों का युग्म है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। युग्म का मतलब जोड़ा। अब ये दो पूर्णांक हो गए तो इसके क्या बन गए, एक जोड़ा बन गया। इनका हमें क्या करना है, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करके इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जब एचसीएफ और एलसीएम निकाल आएगा, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त ये कह रहा है कि आप सिद्ध करिए भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा भाई, 26 का करेंगे। तो हमने आपको बताया कि यदि किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक डिजिट एक अंक आया हो तो वह संख्या हमारी किससे कटती है, 2 से कटती है। तो चलिए 2 से काटेंगे, 2 1 9 2 2 3 6, 13 हमारी अभाज्य संख्या अर्थात 13 13 से कटेगा, ओके। इसके बाद क्या होगा, 91 को काटेंगे, तो 91 काटेंगे तो कैसे कटेगा। अब देखिए 2 से पहले काटेंगे, 2 से कट रहा है कि नहीं भाई, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में ना 0 ना 2 ना 4 ना 6 ना 8, अर्थात 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 9 1 10, यदि इसकी संख्या को योग 3 से करते तो संख्या 3 से कटेगी, वो भी नहीं कट रहा है। इसके बाद देखिए 5 से भी नहीं कट रहा है, अर्थात 7 से देखिए, क्या 7 से शायद कट जाएगा, क्या 7 1 9 7 हो जाएगा, तो ऐसे हाँ 70 21 हो जाएगा, फिर 13 1 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी क्या, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसके द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका हम एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब समझ लीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात। क्या होता है, न्यूनतम घात, न्यूनतम घात, न्यूनतम घात कहो, या तो फिर इसमें क्या कह दो,
न्यूनतम घात और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम का मतलब अधिकतम घात, अधिकतम घात। ओके, अब न्यूनतम घात में क्या होगा कि, और न्यूनतम घात जो होगी वो क्या होना चाहिए, मींस एचसीएफ जो है, एचसीएफ का मतलब न्यूनतम घात और एलसीएम का मतलब अधिकतम घात। तो चलिए इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 26 का है। और इसके बाद 91 का करेंगे तो 91 में क्या हो जाएगा, 13 इंटू क्या हो जाएगा, 13, 7 इंटू क्या 13 हो जाएगा। ओके, मतलब कि 2 गुणे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 गुणे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब न्यूनतम घात। न्यूनतम घात क्या हो, मतलब कि इसमें क्या, इसमें एचसीएफ में क्या होना चाहिए कि वो सभी जो पद हो वो सभी में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मतलब जो पद हो वो पद क्या होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। न्यूनतम घात क्या मतलब ये होता है कि इसमें क्या करेंगे, मतलब मान लो 13 इसमें है, इसमें भी क्या है, 13 है, मतलब वे सभी संख्याएं, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एचसीएफ का मतलब न्यूनतम घात क्या होता है, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात लेंगे तो इसमें न्यूनतम घात क्या हो जाएगी, देखिए 2 भी इसमें है और इसमें क्या है, इसमें 13 है, इसमें 7 है, इसमें क्या है, 13 है। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा, अब देखो 2 तो इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है। एचसीएफ की कंडीशन ये होती है कि वो पद सभी में होना चाहिए और सभी में हो और उसमें से हमें न्यूनतम घात लेना होता है। ठीक है, तो न्यूनतम घात क्या है, देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात भी क्या है, 1 है, और ये 1 है इसमें, ये इसमें मतलब 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें था 7 है, इसमें 7 नहीं है। अर्थात हमारा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, सिर्फ 13 होगा। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे, अधिकतम घात। अधिकतम घात और सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड, अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, और इसमें क्या कह सकते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड। ओके, अधिकतम घात इसमें मतलब कि जैसे 13 लिखा है, इसकी घात 1 होती है, 13 घात 2 होती है, तो इसमें अधिकतम घात लिया जाता है। अधिकतम घात ले लेंगे और बाकी सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 ये 13 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो इसे यदि हम सीरियल से लिखना चाहें तो सीरियल से थोड़ा लिख लेंगे। ठीक है, सीरियल से कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, 13। ओके, तो चलिए अभी इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा 13 गया, एलसीएम हमें निकालना, तो एलसीएम में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, या ऐसे करा लीजिए, 7 2 हो जाएगा, 7 21 की 1 हो जाएगा, हासिल 2, 7 1 7 2 9 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 182, एलसीएम हमारा 182 आ जाएगा और एचसीएफ हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको लिख लीजिएगा, एचसीएम का मतलब न्यूनतम घात और सभी, और कहने का मतलब ये हुआ कि एचसीएफ का मतलब न्यूनतम घात होता है, न्यूनतम घात हो लेकिन वे सभी पद वे क्या हो, सभी में हो, सभी में हो, मतलब कि एचसीएफ का मतलब न्यूनतम घात होती है, न्यूनतम घात तो लेंगे लेकिन ये क्या होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, सभी में वे पद होना चाहिए, सभी में वे पद हों, सभी में वे पद हों। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे इस पे प्यारे बच्चों, देखिए हमें क्या कह रहा था, ये जो अब अपूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड है, इनका खंड करने के बाद क्या करना है, इसके एलसीएफ और एलसीएम निकाल लो। जब एचसीएफ एलसीएम निकल आएगा तो ये सिद्ध करना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो क्या करेंगे, अब इसके हम इसमें लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बताओ भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 2 संख्या गुणनफल कौन सी, ये दोनों संख्या है, इनका गुणा कराइए। तो इनका गुणा कराओगे 26 और 91 में करवाओगे, किसमें, 91 में कितना कराओगे, 26 में। तो 6 का 6, फिर 6 का 6 हो जाएगा, 6 8 48 और 6 9 1 54 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 1 54, 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। क्लियर है, 6 हो जाएगा, फिर 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, कितना 23 हो जाएगा, 23 और 66 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 6, 6 9 54 हो जाएगा, फिर 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया। ठीक है, मतलब 2 संख्याओं गुणनफल हमारा कितना 23 और 66 आ गया। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे 9
HCF और LCM का गुणनफल, HCF HCF इंटू LCM, इनका यदि गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 182। यदि इन दोनों गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हो जाएगा, या आप अलग अलग करवा लीजिए, ठीक है, या 13 दूनी 26 की 6 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26 की 6 हो जाएगा, और फिर 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 104 13 दूनी 26 की 6 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, 13 अट्ठे 104, 104 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, 106 की 6 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, हासिल हमारा 106 की 6 हो जाएगा, और इसके बाद हासिल 10 आ जाएगा, फिर 13 एक अन्नम 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो क्या कहेंगे, अतः देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल आया है, वो जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर है, HCF और LCM के क्या है बराबर है। तो यही तो हमसे कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है और HCF और LCM के क्या होता है बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, क्या होता है HCF इंटू क्या होता है LCM होता है। यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि दो पूर्णांक दिए हुए थे, उन दोनों पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड करके हम क्या किए HCF और LCM निकाल लिए। HCF का मतलब क्या हुआ, HCF का मतलब न्यूनतम घात लेंगे, वे मतलब वे सभी पद दोनों में होने चाहिए, और उनमें क्या करना, जो न्यूनतम घात होगी वो न्यूनतम घात हम लेंगे, ठीक है। तो ये 13 क्या था, दोनों पदों में था, तो न्यूनतम घात थी, मान लीजिए कि एक में 13 घात 2 होती, एक में 13 घात 1 होती, ठीक है। दो संख्याओं में दो संख्या दी हुई थी, एक संख्या में 13 घात 2 थी और एक संख्या में 13 घात 1 थी, तो हम 13 घात 1 लेंगे, ठीक है, न्यूनतम घात लेते हैं। और HCF और LCM में क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, और शेष सभी अभाज्य गुणनखंड का आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बना के चलिएगा। लेकिन आप इसे कर डालिएगा, 510 और 92 दिया हुआ है, जैसे ऊपर वाला करवाएं सेम टू सेम ये भी होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो आप कमेंट करिएगा, फिर इसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताने की कोशिश बताऊंगा, ठीक है। आपको ये आ जाएगा, चूंकि उसी प्रकार के भी क्वेश्चन है। इसका भी हमें क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM निकाल लेंगे, फिर दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है HCF और दो संख्या, फिर हमें क्या करना है, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM दिखा देना, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, अर्थात थोड़ा पानी लाओ सोनू, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहने का तात्पर्य हुआ कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना। 1 मिनट प्यारे बच्चों। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या करना है, HCF और LCM निकालना। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया 12, 15 और 21। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तीसरा का 12, 15 और 21, ठीक है। इसका हमें 12, 15 और 21, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। चलिए तो 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 का करेंगे, तो 15 करेंगे 3 पचे 15, 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 का करेंगे, 21 में 3 सतह क्या हो जाएगा 21, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा। इनको हम सबको क्या करेंगे, इनका सबका अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखेंगे। 12 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, और 15 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, और यदि 21 को लिखेंगे 3 इंटू क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ओके, तो इनको हम क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब इसका हम HCF निकालेंगे,
एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात, और वे सभी पद हों, सभी में होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम घात उसकी लेंगे, ओके, जो सभी में हो, जो पद हमारे क्या हों, जो संख्याएं सभी में हों, उनको हम लेंगे, लेकिन उनमें से न्यूनतम घात लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, अर्थात इसमें 2 है, इनमें दोनों में 2 नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 की इसमें अधिकतम घात 1 है, इसमें अधिकतम घात 1, इसमें अधिकतम घात 1, अर्थात 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, अर्थात 3 ऐसी संख्या है जो सभी में, 3 एक ऐसा पद है जो 12 में भी है, 15 में है, 21 में, तीनों संख्याओं में दिया हुआ है 3, ठीक है। और इसकी न्यूनतम घात क्या है? 12 में न्यूनतम घात 1, 3 की घात इसकी क्या होगी? 1 ही होगी। इसमें भी 3 घात 1, इसमें भी 3 घात 1 है, ठीक है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि मतलब कि वे सभी संख्या क्या होनी चाहिए? सभी पद में होनी चाहिए, और न्यूनतम घात उसकी लेंगे। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या हो जाएगा? एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे। तो बताइए, 3 की अधिकतम घात 3 है भाई, ओके। फिर शेष सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे। इसमें 2 है तो इसमें 2 ले लेंगे, ओके। इसमें 3 है तो इसमें 3 ले लेंगे। इसमें क्या है? इसमें 3 ले लिए, फिर इसके बाद क्या लेंगे? 5 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 7 लेंगे। और सभी अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही बार लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें अब इसका मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा, फिर 9 7 63 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये आंसर का मतलब क्या होगा? एलसीएम होगा, ओके। एचसीएफ हमारा कितना होगा? 3, और एलसीएम कितना होगा? 630 होगा। कैसे? मतलब कि एलसीएम जो होता है, अधिकतम घात लेंगे। अधिकतम घात का मतलब क्या होगा कि यदि 3 की घात इसमें भी मान लो, इसमें 2 है, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 1, तो अधिकतम घात कितनी हुई? 3 की घात 2, 3 की घात 2 लेते हैं, लेकिन 3 है, घात 1 है, तो एक ले लेंगे 3, ठीक है। इसके बाद 2 इसमें भी दिया हुआ है, क्या है? 2 इसमें दिया हुआ है, और इसमें भी 2 हमारा क्या था? 2 मतलब कि 2 इसमें है, ठीक है। और लेकिन इसमें 2 × 2 दिया हुआ है ना, तो यदि 2 × 2 है प्यारे बच्चों, तो यदि हम इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें अधिकतम घात लेंगे, तो अधिकतम घात 2 की इसमें 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें और करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा? चलिए, इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बन के तैयार हो जाएगा? ये तैयार हो जाएगा। चलो सामने लिख देते हैं हम इसमें, 2 0 0, 2 3 6, और 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ओके। 2 0 0, 2 3 6 हो गया, 2 8 2 छंग 12, सॉरी 2 छंग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। मतलब अधिकतम घात लेंगे ना, तो 1 2 छूटा जा रहा था, ये भी 2 हमारा होगा, शामिल होगा उसमें। तो इस प्रकार से हमारे ये पूर्णांक दिए हुए थे, इनका हमें क्या करना था? इन पूर्णांकों का हमें क्या करना था? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, हम तो निकाल लिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें हमारा तीसरा का पहला हो गया, और दूसरा भी इसी प्रकार, तीसरा भी होगा इसी प्रकार, आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर ना तो कमेंट करिएगा, ओके। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना, इस प्रकार से लिखना है, फिर हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके ये हमारा इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसे मेटेंगे, पहले चौथा देख लेते हैं एक बार। चौथा में क्या कह रहा है भाई? चौथा में कह रहा है कि एचसीएफ हमारा दिया क्या है? एचसीएफ किसका 306, और क्या दिया है? 657। क्या दिया? 657 का एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। और इसमें एलसीएम 306 और 657 का हमसे क्या कर रहा? पूछ रहा है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताओ, ये हमारी 2 संख्या, एक 306 है, एक हमारी 657 है, ठीक है। एक 306, एक 657, मतलब 306 पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसका एचसीएफ जो है 9 आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? हमें इसका फार्मूला पता है, ठीक। हमने फार्मूला बचपन में पढ़ा, बचपन का मतलब ये 6 7 8 पढ़े हैं। क्या था कि चूंकि हम जानते हैं, हमारे सर पढ़ाए थे या मैम पढ़ाई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा, या एचसीएफ इंटू क्या होता है? एलसीएम। एचसीएफ इंटू क्या होता है? एलसीएम होता है, ठीक है। तो चलिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या हमारी कौन कौन सी है? एक तो हमारी 306 है, एक हमारी क्या है? 657 है। 2 संख्याओं का गुणनफल या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? ये होता है। तो 2 संख्याएं हो गई, 2 संख्या गुणा कराने के बाद जो गुणनफल आएगा तो गुणनफल हो जाएगा, ठीक। 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी है? 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा?
306 और 657, इनका आपस में जब गुणा कराएंगे गुणनफल आ जाएगा। लेकिन दो संख्याएं हैं कौन कौन, 306 और 657 है। इसके बाद HCF इसका कितना है, 9 है। इसके LCM कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो चल सॉरी, ये हमसे LCM क्या कर रहा है, LCM हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस हमसे LCM क्या कर रहा था, हमसे LCM पूछ ही रहा था। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को इधर भेजेंगे। तो 306 657 बटा कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM। तो इसे काटेंगे तो यदि इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बर्बाद करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ओके, 9 त्रिक 27 यदि करते हैं तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 3 9 चौको 36 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो 657 में क्या करेंगे, 34 के गुणा कराएंगे। ठीक है, 657 में 34 के गुणा कराओ भाई। 4 से 28 की 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 2 22 हो जाएगा। फिर 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 2 17 हो जाएगा, 3 छंग 18, 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 छंग 18 1 19, 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13, 13 7 6 13 3 रहेगा, 9 2 12, 9 2 12 1 13 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसका गुणा कितना आया, मतलब आया कि 2 3 3 और 3 8 बराबर क्या आ जाएगा, LCM। ओके, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि चाहे इसे इधर लिख लो चाहे इसे उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दो संख्या 306 और 657 के HCF हमारा 9 था, तो इनका LCM पूछ रहा है, तो LCM कैसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो इस प्रकार से हमने निकाला प्यारे बच्चों, LCM जो आ गया 23,338 आ गया। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा या आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया कि आपको समझ में ना आए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, और इसकी नोट्स बना करके चलेंगे। ठीक है, टाइप वाइज करवा रहे हैं हम आपको, और जो आपको करना हो यदि एक्स्ट्रा तो उसमें जो क्वेश्चन हम छोड़े उसे कर लेना। ठीक है, चलिए, और एक्स्ट्रा तो आप पढ़ ही चुके होंगे पहले से। इसके बाद हम इसे तुरंत 1 शॉट में खत्म करते हैं, तो फिर हम आपको अनसॉल्व कराएंगे मॉडल पेपर। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कहो तो करवा देते हैं। चलिए, थोड़ा कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर इसके बाद प्लस 13 दिया हुआ है। ये पहली संख्या है, और दूसरी हमारी क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस का क्या है, 5 है। ठीक है, कह रहा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे मतलब ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसे हम मान लो A है, ये क्या है, B है। ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या सबसे पहले समझेंगे भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या ही कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों की भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको 2 या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसे हम 2 की इतनी संख्या लिखी हुई है जो, अगर इनको हम 2 संख्याओं गुणनखंड के रूप में लिख दिए तो हम कह देंगे कि हमारा भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंडों के रूप में लिखा, वे संख्याएं जिन्हें 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो भाज्य संख्या वे संख्या जिन्हें 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसे देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए 13, इसमें भी 13, इसमें क्या हम इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं, जी सर ले सकते हैं। तो बताओ ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 13 निकल जाएगा, तो
तो 7 इंटू 11 बचेगा। अब प्लस 13 इसमें निकल जाएगा। ये प्लस का देखिए, ये हमारा अलग हो गया पार्ट, ये अलग हो गया। इसमें देखिए 13 बाहर निकाले तो अंदर बचा क्या, 7 इंटू 11, फिर प्लस 13 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ, ये 13 हो गया भाई, इसके बाद 11 7 77 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 13 इंटू क्या हो जाएगा, 77 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो बताओ ये संख्या को दो संख्या गुणन, दो संख्याओं को, ये संख्याओं को ये संख्याओं को हम क्या, दो गुणनखंडों के रूप में लिख दिए, तो अर्थात कह सकते हैं हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है भाई, भाज्य संख्या है। ओके, तो भाज्य संख्या में क्या बताया गया, भाज्य संख्या में ये बताया गया कि वे संख्या जिन्हें 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, या इसे लिखेंगे क्यों, चूंकि इसे दो गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, इसके बाद इसमें देखिए, इसे हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसमें देखिए ये प्लस है, और इसमें प्लस की इधर ही हमारी एक संख्या होगी और ये हमारी दूसरी बनेगी, ठीक है। तो इसमें 5 है, इसमें 5, अर्थात 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू 1, प्लस का क्या बचेगा, 1। 5 निकला है तो इसमें से 5 इसमें भी निकला है, तो क्या बचा, 5 हो गया। इसका इससे गुणा कराएंगे तो सत्संग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इंटू 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, 24 से करना 24, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करवाइए, तो इनका यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 42 में यदि 24 का कराओगे तो क्या होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 908 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 908 में क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 4 चौक 16 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 8 आ गया, 6 4 10 की 0 हो गया, 8 1 6 4 10 की 0 हो गया, 8 1 9 9 1 10 हो रहा है, क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो कितना बच गया, 1008। क्या 1008 में एक जोड़ेंगे तो 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 1009। तो लिखेंगे चूंकि इसे दो गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसे दो गुणनखंड के रूप में, इसे दो गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, इसलिए, जगह ना हो तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था, मिस प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, तो इस प्रकार से इसमें इतना ही था प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 फिनिश कर चुके हैं। अब चलेंगे प्रश्नावली 1.2 में। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, टाइप वाइज की बन जाएगी, ठीक है। चलिए, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है, सपोर्ट करिएगा भाई, तभी मजा। क्लास को लाइक करिएगा, हमें पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो अगली वीडियो नहीं तो क्या मतलब है फिर। चलिए, चल देखते हैं भाई, इसमें प्रश्नावली 1.2। इसमें देखिए, पहले क्या था, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम था। अब क्या था, अब ये है कि इसमें किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। क्या करना भाई, अपरिमेय सिद्ध करना। अब देखिए, अपरिमेय संख्या इसमें 2 टाइप की होंगी। क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं 2 टाइप की होंगी। फर्स्ट टाइप क्या होगा, फर्स्ट टाइप क्या होगा,
और इसका सेकेंड टाइप क्या होगा? फर्स्ट टाइप क्या होगा? फर्स्ट टाइप में जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ेगा। और ये हमारा इसमें क्या होगा? 2 + √3 है, 5 माइनस का √3 है, या फिर 5 माइनस का √3 है, या फिर 2 + 2 √3 है, या फिर 1/2 इस प्रकार 1/2 1/√2 है। इनको हमें क्या करना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या क्या करना पड़ेगा? इन्हें अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार की कोई संख्या आ जाएगी, कहेगा सिद्ध कीजिए, 2 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहेगा सिद्ध कीजिए कि हमारी संख्या क्या है? अपरिमेय है। या इसे कहेगा सिद्ध कीजिए √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 हमारी एक क्या अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम इसका, यदि एक टाइप हम आपको इसमें समझा पाएंगे अच्छी तरह से, तो आप निश्चित, अगर एक हम कर देंगे आप सब बना लेंगे। इसी में यदि हम एक कर लेंगे तो आप सब बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 में। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, आप सभी लोग किताब ले लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास है, तो हम आपको इसके माध्यम से आपको पढ़ा दे रहे हैं, आप भी ले लेना, जिससे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन √5। पहला क्वेश्चन क्या? प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, या कह दे सिद्ध कीजिए कि √2 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो समझिएगा। तो सबसे पहले इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहेंगे माना, एक हम जिस प्रकार बता दें, इसके 2-3 मेथड हैं, लेकिन हम आपको एकदम सरल से सरल मेथड बताएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं। ठीक है, तो माना √5 एक, मान रहे हैं कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक क्या है भाई? परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं? माना यदि परिमेय संख्या है तो ये √5 हमारा, √5 जो होगा, यदि परिमेय है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो हमारे किसके रूप में होती है? p/q के रूप में, तो हमारी परिमेय होती है। तो यदि √5 को हम एक परिमेय संख्या मान लिए, तो हम क्या मान सकते हैं? क्या √5 हमारी क्या है? मान लेते हैं p/q के क्या बराबर है, चूंकि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखेंगे। यहाँ कोष्टक में लिखेंगे q ≠ 0 हुआ, या तथा p व q सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य हैं। अब समझिएगा, ये नया शब्द q ≠ 0 मतलब q 0 के बराबर नहीं होती, तो हमें पता है, लेकिन p व q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? वे दो संख्याएं जिनका मासापा क्या हो? 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लीजिएगा, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका मासा पा, या जिनका HCF लिख देते हैं, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी मान लो 14 है, 15 है। क्या है? 14 15। यदि इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? इसका HCF जो आएगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो चलिए, तो क्या किए कि सहअभाज्य संख्या क्लियर हो गया क्या होती है? जिनका मासा 1 हो हमारी क्या सहअभाज्य संख्या होती है। तो ये इसे मान ली परिमेय संख्या, तो लिखेंगे चूंकि p व q, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, चूंकि p व q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। यदि पूर्णांक है तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। अगर p व q क्या है? एक पूर्णांक है, तो p/q हमारी एक क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी।
क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या p अपान क्यू एक परिमेय संख्या होगी। अब बताओ p ये हमारी क्या परिमेय संख्या है, समीकरण नंबर इसे एक मान लेंगे। तो बताओ ये p अपान क्यू हमारी एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन है क्या ये p अपान क्यू हमारी है क्या? p अपान क्यू जो है ये किसके बराबर है? √5 के बराबर है। मतलब ये हमारा p अपान क्यू क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय क्या? परिमेय के बराबर होगी क्या भाई? परिमेय हमारी क्या होगी? परिमेय यदि ये मतलब कहने तात्पर्य यदि p अपान क्यू लिखी परिमेय संख्या ये इसके बराबर क्या है? यदि हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है तो हम तो यही कहेंगे कि p अपान क्यू क्या हो गई? हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तुम हम कहना ये चाह रहे हैं कि p व q एक पूर्णांक है, इसलिए p अपान q एक क्या है? परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है। समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? स्पष्ट हो रहा है। समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है। समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि p अपान क्यू बराबर क्या है? √5। p अपान क्यू बराबर क्या है? √5। यह एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये एक हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है तो क्या कहेंगे? अगर हमारी ये अपरिमेय संख्या है तो इसे हम कहेंगे क्या दोस्त? तो हम माने क्या थे? हम तो परिमेय माने थे। क्या माने थे? हम तो परिमेय माने थे ना। लेकिन ये आ क्या गई? अपरिमेय। तो कहेंगे p अपान क्यू बराबर √5। एक यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? पूर्व कल्पना जो है वो क्या है? गलत है। इसलिए √5 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ओके, तो आई होप मैं आशा करता हूं आपको इधर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लिखें क्या है? अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए √5 हमारी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कि गलत क्या है? मतलब क्या चीज गलत हो गया हमारे द्वारा माना गया? हम माने थे कि p अपान क्यू एक क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माने थे? p अपान क्यू एक क्या है? मतलब ये √5 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन आ क्या गई? ये तो p अपान क्यू के बराबर क्या गई? परिमेय आ गई थी। इसलिए हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अर्थात हमारी पूरी कल्पना जो हमारी पूर्व कल्पना है, जो पहले कल्पना की थी परिमेय है, वो आ क्या गई? अपरिमेय। अतः कह सकते हैं √5 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों √5 का जिस प्रकार से हम किए हैं, किसी को भी करोगे √5 को कर लो, √3 को कर लो, √7 को कर लो, या √11 को कर लो, 13 को कर लो, सब इसी प्रकार होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि किसी को यदि हमें कोई हमारी संख्या मान लो √3 है या √5 को ही देख लेते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे माना √5 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना जो परिमेय है तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 में इस परिमेय संख्या कंडीशन ये होती है कि क्यू 0 के बराबर ना हो। फिर तथा p व क्यू क्या है? शाभाज्य है। शाभाज्य क्या होता है? हमने आपको बता दिया। वे संख्या जिनका मासापा 1 हो तो शाभाज्य संख्या होती है। तो चूंकि p व क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए p अपान क्यू एक क्या होगा? परिमेय होगी। अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि p अपान क्यू बराबर √5 यह एक हमारी क्या? परिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या गलत है। यह एक क्या है? √5 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन आया होगा। और ये 100/100% बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। इस टाइप का कोई भी होगा आप कर डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि मान क्या लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है।
क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ना कर करके हम इसका एक हम आपको उदाहरण बता देते हैं, ठीक है। उदाहरण है, मान पहला उदाहरण नंबर 6 है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 क्या दिया है, 5 माइनस उदाहरण नंबर है, उदाहरण हम बता देते हैं, उस क्वेश्चन को हम लगा भी देंगे आपको अभी क्वेश्चन इसी में हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। मतलब उदाहरण नंबर क्या है, 6 है। वो क्या उदाहरण नंबर 6 का है कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6 में क्या है, 5 माइनस रूट 3 ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, माना क्या करेंगे, माना इसे हम ऊपर से करते हैं थोड़ा, ठीक है। उदाहरण नंबर 6, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, परिमेय है तो क्या लिखेंगे, माना ये यदि परिमेय है तो इसे हम लिख सकते हैं P अपान Q, की ये क्या होगी, बराबर होगी। ओके, क्योंकि यह एक क्या है, यह एक हमारी है क्या भाई, यह हमारी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, P अपान Q के रूप की बराबर, P बटा Q के रूप, P बटा Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, अब यहाँ देखिए ये माइनस रूट 3 हमारा इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, रूट 3 प्लस में हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 5 माइनस का P अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5Q माइनस का क्या हो जाएगा, P बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम और लिख सकते हैं 5Q माइनस का P बटा क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब समझिएगा, लिखेंगे चूंकि P व Q, P व Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 ये पूर्णांक है तो पूर्णांक को जोड़ो चाहे घटाओ चाहे क्या करो, भाग करो, तो यदि कुछ भी करोगे तो हमारा क्या आएगा, पूर्णांक ही, वो हमारा वो भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक ही आएगा। जोड़ोगे पूर्णांक को जोड़ोगे घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो 5Q माइनस का P भी क्या है, भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब बताओ, अगर कोई चीज पूर्णांक है तो क्या हम पूर्णांक को 5Q माइनस का क्या है, P है, क्या हम पूर्णांक है तो क्या हम इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसलिए P बटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 5Q माइनस का P अपान Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। यदि एक ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो हम माने क्या थे, अब ये परिमेय संख्या किसके बराबर आ गई, ये समीकरण 1 से देखिए, ये कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये समीकरण 1 इसे डाल लीजिए, ये हम ये एक अगर ये P माइनस मैंने 5Q, यदि 5Q माइनस P हमारा एक क्या पूर्णांक है तो 5Q माइनस का Q बटा Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या है तो ये किसकी परिमेय संख्या क्या आ गई, अपरिमेय आ गई। तो फिर हमारा द्वारा माना गया कथन का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 से स्पष्ट क्या हो रहा है भाई, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि 5Q माइनस का P बटा क्या है, Q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि 5Q माइनस P अपान Q बराबर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब एक हमारी अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है।
हो रहा है, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अपरिमेय संख्या उसे क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, कोई भी हो, हमारा एक ही नियम है, सिद्धांत हमारा एक ही है। क्या सिद्धांत है कि कोई भी संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना, सबसे पहले उसे हम परिमेय मानेंगे। परिमेय है तो p/q के रूप में, चूंकि परिमेय संख्या जो होती है परिमेय संख्या p/q के रूप की p/q की क्या होगी, बराबर होगी। चूंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखो तो परिमेय संख्या है, तो उसे हम p/q के रूप में कर दिए। अब यहाँ हुआ क्या भाई, यहाँ ये हुआ कि इसका हम क्या किए, √3 परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ करेंगे। तो अपरिमेय हमारा माइनस का √3 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का। एलसीएम लेकर के हम क्या कर लिए, जब इसका एलसीएम लिए तो 5q बन गया। क्या बन गया, 5q माइनस का क्या बन गया, p बन गया। ओके, फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे भाई, चूंकि इसे हम ये भी लिख सकते हैं अथवा में। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि p व q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को जोड़ो चाहे घटाओ, आपस में चाहे गुणा कराओ भाग कराओ, पूर्णांक ही आएगा। तो इसलिए इसका ये 5q - p भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक है। ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए 5q - p एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि ये किसके बराबर, अपरिमेय के बराबर था, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा था, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या गलत है, इसलिए हमारी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हमने सिद्ध कर दिया कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और सुनिएगा, ये जितने टाइप हम आपको बताएं, इसको आप अच्छी तरह से एक कॉपी में लिखिएगा, और हर चैप्टर के हम 1 शॉट देंगे। आप क्या करिएगा, 1 शॉट दे दिए, इसी प्रकार आप बना लीजिएगा नोट्स, और परीक्षा के समय में चूंकि ज़्यादा समय है नहीं, तो आपको रिवाइज करने में आसान होगा। फिर हम अंसार में जब चालू करेंगे तो उसमें भी आपको इसमें आसानी होगी। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिएगा, जो भी कमी हो, जो भी समझ में ना आया हो, तो उसको हम अगली क्लास में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में, और नए चैप्टर के साथ 1 शॉट के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।